क्या आप जानते हैं कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन रॉन्ग है? गंगा में आरती करने से क्लाइमेट चेंज ठीक हो जाएगा? या फिर कैंसर और भयानक बीमारियां आपके पिछले जन्म के पाप हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है हमारे मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस का। इन्हीं सारे स्यूडो साइंस के दावों की पोल खोलेंगे इंस्टा ज्ञान के इस एपिसोड नंबर 9 में। नेताओं द्वारा प्रचारित की गई स्यूडो साइंस को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहले तो गाय, गोबर और गौमूत्र। दूसरे नंबर पर आता है हमें सबसे पहले पता था साइंस को अब पता चला है काइंड ऑफ स्यूडो साइंस। और तीसरे नंबर पर आती है अखंड बकवास, क्योंकि हम सी से शुरू होने वाले वर्ड को यूज नहीं कर सकते। इसमें से कुछ तरह की स्यूडो साइंस ऐसी है जिसे आप दूर से सूंघ कर पहचान कर बच सकते हैं, बट कुछ तरह की स्यूडो साइंस ऐसी है जिसमें जब साइंस की थोड़ी सी मिलावट कर दी जाती है तो अच्छे से अच्छा इंसान इस बात को नहीं पता लगा पाता कि इसमें साइंस कौन है और स्यूडो साइंस कौन है। ऐसा लगता है कि सभी कुछ असली लग रहा है, सच लग रहा है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और ये है लॉजिकल आयाम। काफी समय से हमारे वीडियोस रेगुलर नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह थी ये सेटअप जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। काफी दिनों से पूरे देश का माहौल पॉलिटिकल है। पहले चुनावी माहौल चल रहा था और अब नई सरकार का सरकारी माहौल चल रहा है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम हमारे रेगुलर वीडियोस जिसमें हम अपने बाबाओं के ढोंग, अंधविश्वास और पाखंड की बात करते हैं, उससे थोड़ा सा दूर जाकर हम राजनेताओं के यानी पॉलिटिशियंस के अंधविश्वास, ढोंग और मिस इन्फॉर्मेशन की बात करें। हो सकता है इस वीडियो को हटाने का दबाव आ जाए, तो जब तक ये वीडियो है तब तक इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। एवोल्यूशन साइंस का एक ऐसा सत्य है जो बहुत से लोगों के गले से नीचे नहीं उतरता। इस टॉपिक पर हमने पहले भी बात की है और इस पर हम अपना एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे, बट पहले इस वीडियो को देख लीजिए। आज तक किसी भी व्यक्ति ने न कहानी में न मौखिक ने लिख करके बताया कि वो जंगल में कहीं गया था, किसी शहर में गया था, उसने किसी बंदर को आदमी बनते हुए देखा हो। ये कहीं पर नहीं देखा गया। डार्विन ने इस प्रकार की जो थ्योरी दी है वो वैज्ञानिक रूप से भी गलत है और इसलिए स्कूल और कॉलेजों के अंदर इसको बदल कर नहीं हुए। जब से धरती पर आदमी आया है, शुरू से ही आदमी है और आदमी ही रहेगा। तो ये थे सरकार के पूर्व जूनियर एजुकेशन मिनिस्टर सत्यपाल सिंह जी। मिनिस्टर साहब के हिसाब से एवोल्यूशन एक 3 घंटे की पिक्चर है जिसे कोई भी जंगल में जाकर देख सकता है कि बंदर से इंसान कैसे बना। तो सत्यपाल सिंह जी ये कह रहे थे कि जब से मानव इस धरती पर आया है, फेंका गया है कहीं से, वो मानव ही है और किसी और जानवर से उसकी उत्पत्ति नहीं हुई। मैं इस मामले में सत्यपाल जी के साथ हूँ। चौंकिए मत, हमारा जो एवोल्यूशन है वो बंदरों से नहीं हुआ है। हम बंदर से इंसान नहीं बने हैं। बट सत्यपाल सिंह जी यहाँ पर गलत हैं कि जब से मानव आया है वो मानव ही है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमें साफ साफ बताती है कि जितने भी प्राइमेट स्पीशीज हैं उनका एक कॉमन एंसेस्टर था। तो इसका मतलब ये हुआ कि बंदर, ओरंगुटैन, चिंपैंजीज और इस तरह के जो भी जानवर होते हैं वो हमारे डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं और हम सबका ओरिजिन कॉमन है, एक कॉमन एंसेस्टर के थ्रू। बट ये कहना कि बंदरों से हमारी उत्पत्ति हुई है वो कहना गलत होगा। बट इसका अर्थ ये भी गलत है कि जब से हम आए हैं तब से हम इंसान ही हैं। हमारा जो एवोल्यूशन है वो ग्रेजुअल हुआ है और उसके पीछे बहुत सारे डिटेल्ड डायरेक्ट एविडेंसेस हैं। सबसे पहले हैं फॉसिल रिकॉर्ड्स। जितने भी तरह के फॉसिल रिकॉर्ड्स हम देखते हैं उसमें हम देखते हैं कि ग्रेजुअल चेंजेस हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और ऑलमोस्ट हर कड़ी को फॉसिलाइजेशन में हम देख सकते हैं। दूसरा और सबसे पुख्ता सबूत है जेनेटिक एविडेंस। इस बारे में हमने पहले भी बात की है, बट हम में और एक चिंपैंजी के डीएनए में 99% से भी ज्यादा की सिमिलरिटी। हो सकता है आप इस फैक्ट को सुनकर चौंक गए हो, बट यही सच्चाई है। इन एडवांस्ड स्पीशीज को यानी चिंपैंजीज और ओरंगुटैन्स को तो छोड़ दीजिए, क्या आपको पता है कि हमारे डीएनए में वायरस और बैक्टीरिया के अंश भी मिलते हैं और ये बैक्टीरियल जीन्स हमारे डीएनए में एवोल्यूशनरी टाइमलाइन से आए हैं। इसके अलावा हमारी एनाटॉमिक सिमिलरिटीज विद अदर एनिमल्स, हमारी एम्ब्रियोलॉजिकल सिमिलरिटीज विद दीस काइंड ऑफ अदर एनिमल्स, बायोजियोग्राफी यानी कि कुछ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में जो एनिमल्स की ओरिजिन थी वहां से एनिमल्स का शिफ्ट होना दूसरे कॉन्टिनेंट पर। इसके अलावा ट्रांजिशनल फॉसिल्स यानी एवोल्यूशन की अलग अलग अवस्था में जो फॉसिल्स का अलग अलग मिलना, ये इस बात का सबूत है। इनफैक्ट हमारी खुद की बॉडी के अंदर ऐसे कई सबूत आपको मिल जाएंगे जिन्हें कहा जाता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जिनका एक समय पर कुछ काम हुआ करता था बट अब बिल्कुल भी नहीं है। तो ये थे शॉर्ट में कुछ पुख्ता सबूत जो हम अपने आसपास देख सकते हैं। ये मिनिस्टर साहब अकेले नहीं है, इस तरह के और भी बहुत सारे मंत्री संतरियों ने इस तरह के बयान दिए हैं जो कि आपको देखकर सेकेंड हैंड एम्बेरसमेंट जरूर होगी। अब नेक्स्ट बयान आता है बीजेपी एमपी निशंक साहब का, जिन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर कहा था कि साइंस तो एस्ट्रोलॉजी के सामने और आयुर्वेद के सामने बहुत बौना है। और
तो श्रीमान लाखों वर्ष पहले लाखों वर्ष आगे की गणना करने वाला विज्ञान तो ज्योतिष के सामने बौना है। यदि जो विज्ञान ये सेंटेंस बोलते ही वो थोड़ा सकपक आ गए कि मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। तो अगला सेंटेंस सुनिए। विज्ञान को उसके आगे बढ़ाना चाहिए और इसलिए मैं कहना चाहता हूं ये ज्योतिष विज्ञान। ये बोलने के बाद वो तुरंत समझ गए कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया है, तो विज्ञान को ज्योतिष को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरह से उन्होंने अपना कवर अप किया। विज्ञान तो बौना है, विज्ञान के आगे कुछ नहीं है। और आयरॉनिकली उन्होंने विज्ञान के बनाए हुए माइक, विज्ञान के बनाए हुए चश्मे और विज्ञान के ही बनाए हुए वीडियो कैमरा और विज्ञान के ही बनाए हुए इंटरनेट को यूज करके यूट्यूब से ये बात कही। ज्यादा बोलूंगा तो विवाद हो जाएगा। अब अभी तक अगर आप सोच रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, माननीय सुप्रीम लीडर जी इसमें क्यों नहीं आए, तो उनके बारे में या तो हम एक पार्ट 2 बनाएंगे या इसी वीडियो के एक पूरे सेक्शन में उनकी बात करेंगे। तो हम पहले बात कर लेते हैं अनऑफिशियल मिनिस्टर ऑफ स्यूडो साइंस डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी की। एक वेबसाइट है, जाके चेक करिएगा, SAND, साइंस एंड नॉन डुअलिटी। और वो जानते हैं उसका, आप वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले ही शीर्षक में क्या लिखा, ओम इज इक्वल टू MC²। तो ये जो वेबसाइट है किसी ऑथेंटिक सोर्स से नहीं ली गई है, या ये कोई साइंटिस्ट या साइंटिफिक रिसर्च नहीं बोल रही है कि ओम इक्वल्स MC², जिसका पता नहीं मतलब होता भी क्या है। अब यहाँ पे आइए, आइंस्टीन ने जो थ्योरी दी E इज इक्वल टू MC², मतलब एनर्जी मास कन्वर्जन इक्वेशन, तो नॉन डुअलिटी में सिर्फ एनर्जी है। जब आप मास में आते हैं तो दो चीजें हैं ना, मास एंड एनर्जी। बट फाइनली मतलब 1900 से पहले सिर्फ लॉ। जब आप मास में आते हैं तो दो चीजें हैं, मास और एनर्जी। ये बोल क्या रहे हैं खुद इनको समझ नहीं आ रहा। मास में आते हैं तो मास है, एनर्जी में आते हैं तो एनर्जी है। अब आगे देखेंगे कि मास और एनर्जी के बीच का रिलेशन होता क्या है असलियत में। ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था, यानी हम मानते थे एक मास दूसरे में चेंज होता है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, अब एनर्जी दूसरे में एनर्जी होती है। और फिर मैं कहना चाहता हूं, मैं किसी दूसरे पे कमेंट नहीं कर रहा हूं, हमारा ही एकमात्र अंतिम संस्कार है जिसमें मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी जो होती है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। ना वो उसे आप हटा सकते हैं ना मिटा सकते हैं, बस उसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी जगह मास में कन्वर्ट होता है। तो आप ये समझ लीजिए कि कितनी वैज्ञानिक पद्धति हमारी। लेजर आइज आ गई है, तो लेजर आइज इस बात का इंडिकेशन है कि जो भी रील होगी वो क्रिंज से भरपूर होगी और पोटेंशियली मिस इन्फॉर्मेशन से भी भरपूर होगी। इस वीडियो में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमें उस तरह की स्यूडो साइंस बता रहे हैं जिसका जिक्र मैंने वीडियो के शुरू में किया था, जिसमें साइंस की मिलावट हो स्यूडो साइंस के साथ में। अब जब ये दोनों चीजें मिला दी जाती हैं अलग अलग अनुपात में ही सही, तो इन्हें पता करना बहुत मुश्किल है कि इसमें से साइंस कौन सा है और स्यूडो साइंस कौन सा। अच्छे लोग नहीं पहचान पाते। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो नॉन ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट है, यानी जिसे स्पिरिचुअलिटी में यूज किया जाता है कि हम में और एक सुप्रीम पावर में कोई फर्क नहीं है, हम भी सुप्रीम पावर का ही एक हिस्सा हैं, जिसे कहा जाता है नॉन ड्यूअलिटी का कॉन्सेप्ट। नॉन मतलब नहीं, ड्यूअलिटी यानी सेकंड, यानी कोई भी सेकंड नहीं है, हम एक ही हैं, आत्मन और ब्रह्मन एक ही हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं एनर्जी और मास के जरिए, या आई डोंट नो, एनर्जी और मास को समझाने की कोशिश कर रहे हैं नॉन ड्यूअलिटी के कॉन्सेप्ट से। नोबडी नोज, क्योंकि वो इन दोनों को ऐसा घाल मेल के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं कि कोई नहीं बता सकता कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। आइंस्टाइन ने अपनी बेहतरीन इक्वेशन इक्वल्स MC² से हमें समझाने की कोशिश करी, जिसको अधिकतर लोग अभी भी नहीं समझ पाते, कि एनर्जी और मास एक सिक्के के दो पहलू हैं। गंगाधरी शक्तिमान है, पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। एनर्जी और मास में कोई भी डिफरेंस नहीं है। जहां पर एनर्जी है वहां पर मास है, जहां पर मास है वहां पर एनर्जी है। इनका नॉन ड्यूअलिटी के कॉन्सेप्ट से दूर दूर तक, किलोमीटर्स तक, लाइट ईयर्स तक कोई लेना देना नहीं है। हमारा देश, हमारा कल्चर, हमारा धर्म महान है, पर उसमें आपको साइंस घुसेड़ने की कोई जरूरत नहीं है। धर्म अगर महान है तो वो अपने आप में ही महान हो सकता है, उसे साइंस से एक्सप्लेन करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये बोल रहे हैं कि पहले तो एनर्जी ऑफ मास कंजर्वेशन ही जानते थे। सही बात है, एक टाइम ऐसा भी था जब हम गुफाओं में रहा करते थे, हमें आग जलाना भी नहीं आता था, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि वो सही था। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ता जाता है, हम नई नई तकनीकें जान पाते हैं, नए नए सिद्धांतों को उजागर कर पाते हैं और हम इस यूनिवर्स को और बेहतर तरीके से जान पाते हैं। यही है साइंस। अपने धर्म को ऊंचा साबित करने के लिए दूसरे के धर्म को नीचा कर रहे हैं कि हिंदू धर्म में तो जलाया जाता है, इसका मतलब कि जो मास है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, बट दूसरे धर्मों में क्योंकि वहां पर दफनाया जाता है तो वहां पर मास में कन्वर्ट होता है। अब जब हमने समझ लिया कि मास और एनर्जी में कोई फर्क नहीं है, मास और एनर्जी सेम है, यानी कि अगर आप एक लकड़ी के ढेर को जलाएंगे तो आप उस
लकड़ी के ढेर से प्रोड्यूस हुई एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं लकड़ी के ढेर के मास से। यानी अगर हमें पता हो कि इनिशियल मास, लकड़ी का मास कितना है, तो उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। दफनाने वाली जो प्रक्रिया है उसमें भी मास से मास प्रोड्यूस नहीं होगा सारा का सारा। दफनाने के बाद कुछ हद तक जो एनर्जी है वो हीट के रूप में एवेपोरेट हो जाएगी, एसिमिलेट हो जाएगी। कुछ एनर्जी जो है वो बैक्टीरिया खा लेगा और कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, जैसा कि जलाने में होता है। जलाने में भी कुछ एनर्जी यूज़ हो जाती है, कुछ एनर्जी डिसिपेट हो जाती है और कुछ एनर्जी अनयूज्ड हो जाती है। एक प्रोसेस ऑफ क्रीमेशन को दूसरे प्रोसेस के साथ इस बेसिस पर कंपेयर करना कि हमारा सुपीरियर है तुम्हारा नहीं, वो बहुत ही गलत होगा। सुधांशु जी को हमने क्यों बोला मिनिस्टर ऑफ स्यूडो साइंस, क्योंकि इन्होंने इनके इतने सारे वीडियो प्रचलन में हैं इंटरनेट पर कि मैं ढूंढता रहा और वो मुझे मिलते रहे, और एक के बाद एक उसमें इतने तरह की मिस इन्फॉर्मेशन प्रचलन में थी कि इनके बारे में अगर एक सेपरेट 2 घंटे का एपिसोड भी बनाया जाएगा तो वो भी कम पड़ेगा। हमारे भारतीय संस्कृति का जो मजाक उड़ाया जाता था, एक ऐसी चीज जिसके लिए खूब मजाक उड़ाया जाता था, नहीं क्या पितरों को तर्पण देते हैं पितृपक्ष में, कह रहे हैं यहाँ से हम जल पहुंचाएंगे, पिंडदान करेंगे, उन तक पहुंच जाएगा। कैसे पहुंच जाएगा? अब हम आपसे कहते हैं, आप और आपके पूर्वज एक ही पिंड से निकले थे ना, एक ही पार्टिकल से निकले हैं, तो आप और वो इंटेंगल्ड पार्टिकल है। और जब इंटेंगल्ड पार्टिकल में एक पार्टिकल पे एक्शन होगा तो एनीवेयर इन द यूनिवर्स वो होंगे तो रिएक्शन हो जाएगा। यानी किसी प्लैनेट पे, किसी गैलेक्सी में, किसी मिल्की वे में, किसी पैरेलल यूनिवर्स में होंगे तो जाकर रिएक्शन हो जाएगा। ये अब साइंस आकर उस पॉइंट की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है। फिर से साइंस की एक प्रिंसिपल क्वांटम एंटेंगलमेंट को घोलकर इन्होंने जो सूडो साइंस की चटनी बनाई है, मुरब्बा बनाया है, वो शायद कुछ लोग खा लेंगे पर ये बहुत ही कड़वा होगा। पूर्वजों को तर्पण करने से, ये जो कल्चरल परंपरा है इसमें कोई भी बुराई नहीं है। पूर्वजों को तर्पण करने से हम उनको याद करते हैं, उनके अच्छे कामों को याद करते हैं, उनके साथ हमारे रिलेशंस को याद करते हैं। पर इस तर्पण परंपरा को या भोग परंपरा को भी आप अगर क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसे साइंटिफिक प्रिंसिपल से जोड़ देंगे तो तब होती है प्रॉब्लम कि हमारे को तो सबसे पहले सभी कुछ पता था, अब साइंस इस चीज़ को अपना रहा है। तो ये जो एनालॉजी है नितांत गलत है। बताता हूँ कैसे। क्वांटम एंटेंगलमेंट सिर्फ क्वांटम के लेवल पर ही हो सकता है, क्वांटम पार्टिकल के लेवल पर ही हो सकता है। यानी जब एक क्वांटम पार्टिकल दूसरे क्वांटम पार्टिकल से एंटेंगलमेंट की स्टेज पर होता है तो अगर उनको दूर दूर कर दीजिए तो भले ही उनके बीच का डिस्टेंस कितना भी हो, वो एंटेंगलमेंट जब तक टूटेगा नहीं तब तक एक क्वांटम पार्टिकल को चेंज करने पर दूसरा क्वांटम पार्टिकल अपने आप चेंज हो जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस। ये है बेसिकली क्वांटम एंटेंगलमेंट का पूरा प्रोसेस, जिसके बारे में मैंने एक पूरा वीडियो भी बनाया था, आप उसे जाकर देख सकते हैं। पर उसे तर्पण परंपरा के साथ कंपेयर करना नितांत स्यूडो साइंस और बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हम क्वांटम लेवल पर काम नहीं करते, ये क्वांटम लेवल पर फंक्शन नहीं करते, हम मैक्रो लेवल पर फंक्शन करते हैं। जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो भी फील करते हैं, वो मैक्रो लेवल पर है, क्वांटम लेवल पर नहीं है। इसलिए हमारे अंदर जो भी है वो क्वांटम एंटेंगलमेंट नहीं बनाएगा हमारे पूर्वजों के साथ। दूसरी बात, जो लोग मर जाते हैं साइंटिफिकली, डेथ इज द सेसेशन ऑफ ऑल बॉडीली फंक्शंस, यानी डेथ इज द एंड फुल स्टॉप ऑफ एवरीथिंग। तो हम मरने के बाद कहीं जाते नहीं हैं, हम मरने के बाद एग्जिस्ट करना बंद कर देते हैं। पर कई लोग अभी तक उसी चीज़ में स्टक अप हैं कि हमारे पूर्वज थे और हम पूर्वजों को तर्पण कर रहे हैं, पूर्वजों को दे रहे हैं। ये जो खाना हम दे रहे हैं यहाँ पर बैठकर, वो हमारे पूर्वज खाएंगे। कौन सा मैकेनिज्म आप लगा रहे हैं इसमें? अगर आपको अपने पूर्वजों को याद करना है, उनका ध्यान करना है, ज़रूर कीजिए, उनको भोग लगाइए, उनके कामों को याद कीजिए, उनको याद कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट उसमें क्वांटम एंटेंगलमेंट मत घुसा दीजिए, जो कि कहीं से भी किसी भी लेवल पर फिट नहीं हो सकता। यहाँ पर सुधांशु त्रिवेदी से थोड़ा आगे चलते हैं, इनके बारे में तो शायद हमें पूरा एपिसोड ही बनाना पड़ेगा। इसी तरह की बचकाना बात की उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने पब्लिक रैली में उन्होंने बोला कि गाय एक ऐसा एनिमल है जो ऑक्सीजन लेता भी है और ऑक्सीजन छोड़ता भी है। तो गाय को पालिए, गाय को अपने घर में रखिए, क्योंकि गाय अगर पालेंगे तो पोल्यूशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, सुन लीजिए प्लीज। पशुओं में गाय एकमात्र ऐसा पशु है जो ऑक्सीजन लेता है और जो छोड़ता है वो भी ऑक्सीजन है। केवल एक पशु है, इसलिए उसको हमने माता का दर्जा दिया कि वो हमको प्राणवायु देता है। कहते हैं कि अगर किसी को सांस संबंधी तकलीफ है, अगर वो गाय की मालिश करता है तो उसके सांस के संबंधी तकलीफ दूर हो जाती है। गाय से जो ऑब्सेशन है और गाय के प्रोडक्ट से जो ऑब्सेशन है वो शायद मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। इसके बारे में हमने पहले वाले वीडियोस में बात की है कि गाय का गोबर,
गौमूत्र, ये सब जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं हम उसके प्रति। हर चीज़ में हम देखते हैं कि यही चीज़ हमें तारेगी हर चीज़ से, चाहे ऑक्सीजन संबंधित समस्या हो या किसी और चीज़ से संबंधित समस्या हो। तो देखते हैं कि सच क्या है। यूड बी सरप्राइज टू नो, ये जो कह रहे हैं उसमें कुछ हद तक सच्चाई है। गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती भी है, बट बाकी सारे एनिमल्स भी यही करते हैं। हम और आप भी, हम भी जब ऑक्सीजन लेते हैं तकरीबन 21% ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, पर उस सारी ऑक्सीजन को हमारा जो लंग्स है, हमारा ब्लड है, ऑक्सीजनेट नहीं कर पाता इतनी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जो हमारा ब्रीदिंग प्रोसेस है। तो उसमें से अधिकतर ऑक्सीजन यानी तकरीबन 16% ऑक्सीजन एक्सेल होकर बाहर चली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। बाकी की हमारे ब्लड में ऑक्सीजनेट हो गई, ऑक्सीजनेट करने के काम आ गई, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गई, और बाकी की जो ऑक्सीजन है जो इसको हमारा शरीर यूज नहीं कर पाया वो वापस चली गई। तो जी हाँ, गाय ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन छोड़ती भी है, बट दुनिया के सारे जानवर, इनफैक्ट हायर प्राइमेट, आप, मैं और सभी भी ऐसा करते हैं। तो अगर गाय से हमारी ऑक्सीजन संबंधित प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी तो एक इंसान को पास में रखने से भी सेम होगा। तो ये एक स्यूडो साइंस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम सभी सेम काम कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। जिसने भी कहा था कि मिनिस्टर्स को एजुकेटेड होना चाहिए, बिल्कुल सही कहा था। पढ़ा लिखा होना किसी भी मिनिस्टर के लिए, किसी भी मंत्री के लिए, किसी भी पब्लिक सर्विस पोस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आप इसी तरह के बयान देते रहेंगे। जब इनसे क्लैरिफिकेशन मांगा गया तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया था, पर उस क्लैरिफिकेशन में इससे भी बढ़कर स्यूडो साइंस बांटते नजर आए कि इटली के साइंटिस्ट इसको प्रूव कर चुके हैं। जाके इटली का रिसर्च देख लीजिए। जब हम अपने आप को सुपीरियर प्रूव करना चाहते हैं तो हम दिखाते हैं कि बाहर के साइंटिस्ट तो बकवास हैं, हमारे साइंटिस्ट ने, ऋषि मुनियों ने जो लाखों साल पहले कर दिया वो बाहर के साइंटिस्ट क्या करेंगे। बट जब वहीं हम किसी स्टेटमेंट में दबने लगते हैं, हम सबसे पहले कहाँ की रिसर्च दिखाते हैं? वेस्ट की रिसर्च, कि देखो वेस्ट वाले भी यही प्रूव कर रहे हैं जो हम लाखों सालों पहले कर चुके हैं। तो हम तय नहीं कर पाते कि हमें साइंस के साथ रहना है या साइंस के अगेंस्ट रहना है, साइंस को पुचकारना है या साइंस को लात मारनी है। इस तरह के लोग, पॉलिटिशियन, बाबा, सभी लोग इस तरह के काम लगातार आपको करते हुए दिखाई देंगे। वो एक डिलेमा में रहते हैं कि कब साइंस को लात मारनी है, कब साइंस को प्यार करना है। और गाय का जो ऑरा होता है, सामान्य हम मनुष्य का ऑरा ये 6-7 फीट होता है, लेकिन गाय का जो ऑरा है और जो देशी गाय का ऑरा है ये लगभग 42 फुट तक होता है। ऑरा एक और टर्म जिसको इतना ज़्यादा घिस कर यूज़ किया गया है स्यूडो साइंस में कि देखो मेरा ऑरा तुमसे ज़्यादा बड़ा है। अब ये बोल रहे हैं कि काऊ का जो ऑरा होता है सबसे बड़ा होता है। अब ये बड़ा किसका छोटा ये तो मुझे नहीं पता, बट ऑरा जैसी कोई चीज़ साइंटिफिक प्रचलन में कहीं पर भी नहीं है। देयर इज नो एविडेंस ऑफ ऑरा बीइंग प्रेजेंट फॉर एनीबॉडी। देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड ऑरा इन साइंटिफिक लिटरेचर। इसकी सफाई देते देते भी एक और स्यूडो साइंस चिपका गए। स्यूडो साइंस की बात करें और साध्वी प्रज्ञा की बात ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो साध्वी प्रज्ञा जिनका वीडियो आपने देखा होगा, वो गाय के ऊपर हाथ फिराते फिराते मेरा कैंसर ठीक हो गया, पंचगव्य से मेरा कैंसर ठीक हो गया, उनको भी एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं कि सच में क्या ऐसा हुआ था। मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। आप कह रहे हैं कि गौमूत्र खाने से आपका कैंसर चला है? हाँ, गौमूत्र और पंचगव्य से बनी औषधियाँ, पंचगव्य इनके ऊपर ऐसे हाथ घुमाने, उल्टे क्रम में हाथ घुमाते हैं तो हमारा बीपी ठीक होता है। ये अमृत है, ये साइंटिफिक है। साइंटिफिक है कि गाय पे ऐसे हाथ करने से बिल्कुल उल्टी तरफ ऐसे हाथ घुमाएंगे तो बीपी अपना ठीक हो जाता है। तो ये तो उन्होंने बोल दिया कि गौमूत्र और पंचगव्य से मेरा कैंसर ठीक हुआ है, बट क्या इसमें सच्चाई है? डॉक्टर एस राजपूत जो सर्जन है RMLIMS लखनऊ में, उन्होंने इस बात की पुष्टि करी कि साध्वी प्रज्ञा को स्टेज 1 का ब्रेस्ट कैंसर था। इनकी एक नहीं 3 बार सर्जरी की गई और 3 बार सर्जरी करने के बाद इनका कैंसर दूर हुआ, मॉडर्न मेडिसिन से, मॉडर्न सर्जिकल मेथड से, ना कि गौमूत्र और पंचगव्य का सेवन करने से, जो ये क्लेम कर रही थी इस वीडियो में, जो कि नितांत झूठ था। इसी तरह से असम के जो हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी एक बहुत ही बेहतरीन क्लेम किया था। जिन लोगों को कैंसर होता है, जिन लोगों की दुर्घटना हो जाती है या कोई भी बीमारी हो जाती है, वो उनके पिछले जन्म के पाप होते हैं, ऐसा कह रहे हैं ये मिनिस्टर साहब। भगवाने दुखটো যেতিয়া দিব পাপৰ ঘৰত আপোনালোকৰ লাগিব, বেলেগৰ নালাগে। নেদেখা জনৰ যিটো পাপ লাগে সেইটো মানুহে কম্পেনসেট কৰিব নোৱাৰে। বহুত মানুহে ভাবি থাকে যে অমুকৰ ঘৰত কিয় কেন্সাৰ হ'ল, অমুকৰ ইমান ডেকা ল'ৰা এক্সিডেন্ট হৈ গ'ল, ইমান ডেকা ল'ৰা কেন্সাৰ হৈ গ'ল। ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো চালে গম পাব যে ইট ইজ এ ডিভাইন জাস্টিস, বাকি একো নহয়। উই হ্যাভ টু সাফার দ্যাট ডিভাইন জাস্টিস, উই হ্যাভ টু সাফার দ্যাট ডিভাইন জাস্টিস।
एंड यू हैव टू सफ़र, क्योंकि आपने पिछले जन्म में पाप किए हैं। और ये हैं हेल्थ मिनिस्टर आसाम के। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको त्रिपुरा के सीएम बिप्लब देव तो याद ही होंगे, जिन्होंने कहा था कि महाभारत के समय से ही हमारे पास इंटरनेट था, क्योंकि संजय ने दूर से बैठकर धृतराष्ट्र को सारा का सारा जो कार्यक्रम हो रहा था महाभारत का, वो सारा सुनाया था दूर से। तो इसका मतलब कुछ तो टेक्नोलॉजी रही होगी उस समय में, जो कि संजय उवाचः जो भगवत गीता में आता है, वहाँ पर संजय ने दूर से ही सब कुछ देख लिया, सुन लिया और धृतराष्ट्र को सुना दिया। जिसमें महाभारत में संजय ने बैठ के धृतराष्ट्र को युद्ध में क्या हो रहा था बोल रहा था। तो इसका मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी था, इंटरनेट था, सैटेलाइट थी। संजय के आंख से कैसे दिख सकता है वो? अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस सारे क्रियाकलाप में जितने भी स्टेटमेंट हमने दिए, उसमें से किसी में भी एक में हमारे सुप्रीम लीडर थर्ड टाइम के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर साहब का तो कोई जिक्र आया ही नहीं। तो उसके लिए, जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, अगर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे और उसमें सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के स्यूडो साइंटिफिक क्लेम्स की ही बात करेंगे। अगर वो वीडियो बन पाई तो आप उसे देख पाएंगे यहाँ पर, और नहीं तो कोई और वीडियो देख लीजिएगा। पर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। हम इस तरह के वीडियोस अपने चैनल पर रेगुलरली लाते रहते हैं। और हमारा जो दूसरा चैनल है लॉजिकल कास्ट, इस पर हम अच्छे पॉडकास्ट लाते रहते हैं, साइंटिस्ट से, एक्सपर्ट से, यूट्यूबर्स से, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस पर भी हम रेगुलर वीडियो डालते रहते हैं। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अभी तक सपोर्ट करने के लिए। मिलूंगा ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक आप ये वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक बी लॉजिकल।